नमस्कार बेटा, आप सभी को। जैसा कि आप लोगों को विदित है, हिंदी की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन। परसों की कक्षा में हम सभी ने मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी बड़े भाई साहब का एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया और इसी संक्षिप्त परिचय के साथ आज हम इस कहानी को अच्छे ढंग से समझेंगे। इस कहानी के लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 और मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई। हिंदी साहित्य के एक बेजोड़ साहित्यकार, उपन्यासकार और कलम के सिपाही। इनके द्वारा लिखित कहानी है बड़े भाई साहब, जो आपके पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। इस कहानी के मुख्य रूप से दो पात्र हैं, जैसा कि आपको आपके फोन की स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इन दो पात्रों में एक तो है बड़े भाई साहब और दूसरा लेखक खुद। लेखक कौन? मुंशी प्रेमचंद जी। और इन दोनों के बीच में उम्र का जो अंतर है वो बताया गया है कि लेखक ने माना कि उनके जो बड़े भाई हैं वो उनसे 5 साल बड़े हैं और अध्ययन या कक्षाओं के आधार पर देखे जाए तो सिर्फ 3 दर्जे आगे हैं। 5 साल बड़े हैं, लेकिन कक्षा के आधार पर 3 कक्षा सिर्फ उनसे आगे है। यानी लेखक की उम्र बताई गई 9 साल, तो उनके बड़े भाई थे 14 साल के, यानी वो 9वीं कक्षा के छात्र थे। 9वीं कक्षा के छात्र थे और लेखक स्वयं 6ठी कक्षा का छात्र था। 6, 7, 8 और 9, 3 साल की क्लास का अंतर आ गया और 5 साल उम्र के हिसाब से हो गई। तो लेखक ने यहाँ पे बताया है कि बेटा इसमें उन्होंने शिक्षा पद्धति के अंदर जो जो कमियां हैं उन कमियों को भी हमारे सामने उद्धृत किया है कई उदाहरणों से। तो हम कहानी का भी क्रम साथ साथ में लेते चलते हैं और साथ साथ में ही इन व्यंग्य पूर्ण मुहावरेदार शैली में लिखी गई शिक्षा पद्धति की कमियों को भी उजागर करते चलते हैं। अब आता है इन दोनों में रुचि का अंतर। बड़े भाई के अंदर स्वाभाविक क्या विशेषता थी कि वो अध्ययनशील थे, हर समय पढ़ाई में लगे रहते थे। जब आप अपने पाठ्य पुस्तक का ये पाठ खोलेंगे और इसी पाठ के प्रथम पृष्ठ पर ही जहां हेडिंग दिया हुआ है बड़े भाई साहब, उसके पहले पैराग्राफ में ही दिया है कि वो ये मानते थे कि तालीम यानी शिक्षा के कार्य में जल्दबाजी तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि जब किसी मकान की बुनियाद यानी नींव पुख्ता यानी मजबूत नहीं होगी तो मकान किसी भी तरह से बहुत मजबूत नहीं बन पाएगा। इसलिए एक ही दर्जे में यानी एक ही क्लास में वहां की शिक्षा को पाने के लिए वो 2-2 साल या कभी कभी तो 3-3 साल पढ़े रहते थे। उनको लगता था तालीम जैसा विषय महत्वपूर्ण है और इस तालीम के विषय को जब तक आप ढंग से प्राप्त न कर लो तब तक एक ही दर्जे में पढ़े रहो। फिर वो क्या करते थे? अध्ययनशील थे, अपने छोटे भाई के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहते थे, तो हर समय कॉपी या किताब अपने सामने रखते थे। लेकिन हर समय तो पढ़ाई संभव भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो अपने दिमाग को भी आराम चाहिए। और अपने दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? कॉपी और किताबों के पन्नों या उसके हाशियों पर जो मार्जिन लाइन दी हुई होती है, वहां पर कभी चिड़ियों की, कभी कुत्तों की, कभी बिल्लियों की तस्वीरें बनाते थे, या कभी एक ही नाम को, एक ही शब्द को, एक ही वाक्य को 10-10, 20-20 बार लिखते रहते थे, जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता था, बस लिखना है। कभी कभी तो ऐसी शायरी लिखते थे जिसमें किसी तरह की कोई तुकबंदी ही नहीं होती थी। जैसा कि आपकी बुक में उदाहरण दिया है, लेखक मानता है कि एक बार उन्होंने एक पंक्ति देखी, उसमें लिखा हुआ था, शब्द थे स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। लेखक ये मानता है, मैंने बहुत सोचा कि मैं इस पहेली का अर्थ निकालूं,
लेकिन किसी भी तरह से मेहनत करके हार चुका था, लेकिन इस पहेली का कोई अर्थ नहीं था। ना मेरी हिम्मत हुई बड़े भाई से इसका अर्थ पूछने की, क्योंकि वो 9वीं कक्षा में थे और मेरे लिए उनकी कक्षा के बारे में पूछना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं 5वीं कक्षा में था और उनके बारे में प्रश्न करना मेरे मुंह से छोटा मुंह बड़ी बात जैसा हो सकता था। ठीक है जी। लेकिन छोटा भाई अपने बारे में क्या बताता है? छोटा भाई अपने बारे में बताता है कि वह क्या था, हर समय खेल में मग्न रहता था, पढ़ाई से बहुत दूर भागता था। खेल में ऐसा लगता कि हॉस्टल से बाहर निकलता तो कभी छोटे छोटे कंकर जो हैं उनको उठाकर मारना, निशाना साधना, कभी कागज की तितलियां बनाना और उन तितलियों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागना, कभी हॉस्टल के दरवाजे पर ही खड़े होकर उस दरवाजे को कभी आगे कभी पीछे ले जाना और उससे झूला झूलना, यानी मोटर कार का आनंद लेना। और अगर साथी मिल जाए तो कहना ही क्या, गुल्ली डंडा या फिर इस तरह के कई खेल और खेलना, उसमें उस छोटे भाई की बहुत रुचि थी। वो हर समय इन कामों में लगा रहता था, क्योंकि पढ़ाई से उसका मन ऊब जाता था। वो ये सोचता था किताब लेकर बैठना तो मेरे लिए पहाड़ बराबर है। जैसे ही मौका मिलता और छात्रावास से बाहर निकलकर और सहयोगियों के साथ मिलकर वो खेल में ही अपनी रुचि दिखाता रहता था। चलिए फिर क्या होता है, तो फिर जो है अब बड़े छोटे भाई की ये आदत थी, इस आदत से बड़े भाई उससे बहुत परेशान थे। बड़े भाई ये मानते थे कि भाई पढ़ाई जो है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पढ़ाई को यूं ही व्यर्थ, समय को व्यर्थ गंवाना उचित नहीं है। इसलिए बड़ा भाई जो है छोटे भाई को कोई ना कोई पढ़ाई से संबंधित सीख देता रहता था। छोटा बड़े भाई जो है अपने छोटे भाई को पढ़ाई से संबंधित सीख देता था। क्या कहता था कि जब आप इसी पाठ्य पुस्तक के इसी पाठ के द्वितीय पृष्ठ पर पहुंचेंगे तब आपको इसमें दिखेगा कि बड़ा भाई जो है वो अपने छोटे भाई को व्यंग्य बाण करता था। जब उसकी खेल की आदत उसके सामने थी तो वो व्यंग्य बाण करता था। क्या कहता, जब भी लेखक खेल कर आता और बड़े भाई का सामना होता, बड़ा भाई तुरंत ही एक प्रश्न पूछता, बड़ी ही गंभीर मुद्रा में, कहाँ थे? लेखक बेचारा चुपचाप रह जाता और उसका चुप रहना भी इस बात से संबंधित था कि उसने अपराध किया है और इस अपराध भाव को वो स्वीकार भी कर रहा है। तो तुरंत बड़े भाई जो है वो उदाहरण देते कि तुम क्या समझते हो, अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल है? बड़े बड़े विद्वान भी अंग्रेजी के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए। तुम जिस कक्षा में हो उस कक्षा में पढ़ाई के लिए दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा मन खेलों में नहीं लगता? मेरा भी मन खेलों में लगता है। जब मैं भी मेले तमाशे होते देखता हूँ तो मेरा भी मन करता है। जब क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं तो मेरा भी मन करता है। लेकिन कभी तुमने मुझे देखा है इन खेलों में हिस्सेदारी निभाते हुए? मैं तो इन खेलों में कभी भी भागीदारी नहीं निभाता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ हम जिस उद्देश्य से आए हैं वो है शिक्षा प्राप्त करना, और यदि ये शिक्षा प्राप्त करने के समय को हम व्यर्थ बिताएंगे तो हम जो है ऐसा सोचेंगे कि हम अपने दादा यानी पिता पिता की गाढ़ी कमाई के रुपयों को व्यर्थ कर रहे हैं। अब इस तरह से जब छोटा भाई अपने बड़े भाई की लताड़ सुनता तो बहुत मायूस हो जाता, मायूस होता, फिर सोचता इससे अच्छा तो मैं छात्रावास छोड़कर अपने घर ही चला जाऊं। घर जाऊंगा तो इस तरह का ये कठिन कार्य जो है, ये शिक्षा का कार्य मुझसे नहीं हो सकता। मैं तो बस खेलों में ही अपना समय निकाल सकता हूँ, तो शिक्षा मुझे प्राप्त नहीं करनी। लेकिन जब थोड़ा हिम्मत बांध कर वो थोड़ा सोचता और उसे लगता कि नहीं, इस तरह से मैदान छोड़ देना भी उचित नहीं है, तो वह जो है साहस बटोर कर अपने इस समय को प्रबंधित करके कार्य करने की योजना बनाता और समय प्रबंधन का सबसे अच्छा उपाय अपना लेता कि अपने आगे एक कागज पर खूब अच्छा टाइम टेबल बनाकर और उसे दीवार पर चिपका देता। उस टाइम टेबल की क्या मदे रहती कि उस टाइम टेबल में खेल के लिए तो बिल्कुल भी समय नहीं था। इस टाइम टेबल के अनुसार वो 6 बजे उठता, 6 बजे उठने के बाद अपने दैनिक कार्यों से मुक्त होकर के नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाता।
6 से 8 बजे तक अंग्रेजी पढ़ता, 8 से 9 बजे तक गणित पढ़ता और 9 से 9:30 इतिहास पढ़कर फिर भोजन करके स्कूल पहुंच जाता। 3:30 बजे जब स्कूल से वापस आता तो आधा घंटा आराम के लिए रखता। फिर 4 से 5 बजे भूगोल पढ़ना, 5 से 6 बजे तक व्याकरण पढ़ना, फिर आधा घंटा थोड़ा अपना दिमाग को आराम देने के लिए हॉस्टल के आगे घूमना, 6:30 से 7 बजे तक अंग्रेजी की कंपोजिशन करना और रात्रि भोजन करके 8 से 9 बजे तक अनुवाद करना, 9 से 10 हिंदी विषय पढ़ना और 10 से 11 जो जो विषय बच गए हैं उन सारे विषयों का अध्ययन करना। लो जी, ऐसा टाइम टेबल और ऐसा समय प्रबंध हो तो किसी भी बच्चे को पसंद नहीं आएगा, चाहे छोटा भाई हो चाहे हम स्वयं हो, क्योंकि खेल बच्चों की रुचि का विषय है और जब तक खेल की मद को टाइम टेबल में शामिल नहीं किया जाता तब तक हम जो है उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते, उसका पालन नहीं कर पाते। और यहाँ भी पेज नंबर 57 पर आपके पाठ्य पुस्तक में सेकंड पैराग्राफ में एक मुख्य लाइन दी गई है कि टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस टाइम टेबल पर अमल करना दूसरी बात, क्योंकि वास्तव में टाइम टेबल तो सभी बनाते हैं लेकिन इसका पालन बहुत कम लोग करते हैं। जो अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं वही इस तरह के टाइम टेबल को फॉलो कर पाते हैं, इसका पालन कर पाते हैं, क्योंकि खेल जब तक बच्चों की टाइम टेबल की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा बच्चा जो है मात्र पढ़ाई पढ़ाई से ऊब जाएगा। चलो जी, फिर क्या होता, फिर छात्रावास के सामने अगले ही दिन ठंडी ठंडी बयार, आहा ठंडी हवा, और ठंडी हवा के अंदर वहीं छात्रावास के कई और बच्चे जो फुटबॉल के उछल कूद कर रहे, कबड्डी के दाव घात लगा रहे और वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती से जो खेल खेल रहे, वो इस लेखक को अनायास ही आकर्षित कर लेते और लेखक जो है रात्रि में बनाया गया अपना टाइम टेबल भूल जाता। उसको लगता कि वास्तव में अपने सिर पर तो इस तरह हमेशा तलवार लटकती ही रहती है, लेकिन जिस तरह मौत और विपत्ति के बीच में, बेटा पेज नंबर 57 पर सेकंड पैराग्राफ की अंतिम लाइन, कि जिस तरह से मौत और विपत्ति के बीच में भी मनुष्य जो है माया और मोह को नहीं छोड़ता। मनुष्य को पता है मौत होनी है, मुसीबतें भी जीवन में आनी है, लेकिन संसार की माया और मोह में वो उलझा रहता है। उसी तरह से इस लेखक को भी पता था कि मुझे फटकार मिलनी है, यानी डांट मिलनी है बड़े भाई से, और डांट और झिड़की खाकर भी वह खेल से अरुचि नहीं कर पाता था, यानी फिर भी खेल की ओर आकर्षित होता रहता था। जैसे एक मनुष्य जिसे पता है मौत आनी है और जीवन में संकट भी है, फिर भी वो जीवन में संसार के सारे भौतिक सुखों में लगा रहता है, उसी तरह से छोटे भाई को पता था कि डांट खानी है और डांट फटकार खाने के बावजूद भी खेल तो मुझे खेलना ही है, चाहे कुछ भी हो जाओ। अंत में परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि साल भर के पश्चात इम्तिहान हुआ और परिणाम आया कि जो बड़े भाई साहब बड़े बड़े आदर्श की बातें कर रहे थे वो तो असफल हो गए, फेल हो गए, और जो लेखक था जो खेलते खेलते भी अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लिया करता था वो पास हो गया। पास ही नहीं बल्कि अपने दर्जे में अव्वल भी आया। लो जी, अब तो बड़े भाई के जितने भी कायदे कानून थे वो छोटे भाई के समय सामने निढाल हो गए। अब क्या लगा? लेखक को लगा कि अब जो मेरा बड़ा भाई है वो मेरा बड़ा भाई अपना सारा अधिकार खो चुका है, ना तो वो मुझे नसीहत दे सकता है, यानी अब शिक्षा भी नहीं दे सकता क्योंकि वो तो खुद फेल हो गया, जो हर समय पढ़ता रहता था वो खुद ही फेल है, और मेरी फजीहत भी नहीं कर सकता, यानी मुझे किसी तरह की बेइज्जती भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो चाहे खेल खेलता रहूं लेकिन अपनी कक्षा में अव्वल भी आता हूं, यानी सबसे पहले नंबर पे आकर के दिखाता हूं, यानी उसने ये सिद्ध कर दिया कि खेल खेल में भी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। अब छोटे भाई को इस तरह से क्या हुआ, थोड़ा घमंड हो गया, और इस घमंड को दिमाग में बनाए रखना बड़े भाई के लिए बिल्कुल भी सहनीय नहीं था। अब बड़े भाई ने उसके इसी घमंड को तोड़ने के लिए एक नई युक्ति लगाई।
नई युक्ति क्या थी? नई युक्ति ये थी कि लेखक के समक्ष यानी इस छोटे भाई के समक्ष बड़े भाई ने यह एक जो व्यंग्य बाण है, सुक्ति बाण है, वो चला दिए। हुआ ये कि छोटा भाई जो है उसको इतना अहंकार हो चुका था कि चाहे मैं पढ़ूं चाहे ना पढ़ूं, अब तो मैं हमेशा कक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊंगा। उत्तीर्ण ही नहीं बल्कि कक्षा में यानी अपने दर्ज में पहले स्थान पर आऊंगा। तो बड़े भाई के लिए ये बात असहनीय थी। और एक रोज जब छोटा भाई भोर के समय उठा और सारा समय बाहर गुल्ली डंडा खेल कर आया, और जब वो लंच के समय यानी सुबह के भोजन के समय हॉस्टल में यानी छात्रावास में प्रवेश पाता है, उस समय बड़े भाई जी से उसकी भेंट होती है और बड़ा भाई जो है शब्द रूपी तलवार खींचता है और उस पर टूट पड़ता है। क्या कहता है? इस साल पास हो गए हो और अपने दर्जे में अव्वल आए हो तो तुम्हें बहुत घमंड हो गया है। तो भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी तो क्या हस्ती है। उन्होंने कई उदाहरण काम में लिए, जैसे आपके समक्ष दिए हुए हैं। उन्होंने रावण का बताया, रावण का उदाहरण देते हुए कहा कि रावण को ही ले लो, चक्रवर्ती सम्राट था, बड़े बड़े राजे महाराजे ही क्या बल्कि बहुत सारे देवता भी उसके आगे पानी भरा करते थे। लेकिन हुआ क्या? उसका भी अहंकार नहीं रहा और वह रावण जो चक्रवर्ती था, सारी सृष्टि को जीतने वाला था, बहुत ताकतवर था, उसके वंश में कोई मृत्यु के समय उसको पानी पिलाने वाला भी नहीं रहा। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया शैतान का। शैतान के बारे में ये जानकारी दी जाती है बेटा कि यहूदी, ईसाई और मुस्लिम, इस संस्कृति में शैतान का जिक्र किया जाता है, जो वास्तव में था तो खुदा का और ईश्वर का भक्त, लेकिन इसे भी अहंकार हो गया था और इसी के अहंकार के कारण इसने ईश्वर से या खुदा से विद्रोह कर दिया और इसके विद्रोह को देखकर ईश्वर ने इसे स्वर्ग से निकाल दिया। स्वर्ग से निकाले जाने के कारण ये धरती पर भीख मांग मांग कर खाता रहा और भीख मांग मांग कर खाते हुए इसका जो अस्तित्व है, इसकी जो हस्ती है, वो मूल्यहीन हो गई। तो लेखक ने के बड़े भाई ने शैतान का भी उदाहरण दिया। फिर उदाहरण दिया उन्होंने शाही रूम का। शाही रूम रोम देश का एक बहुत बड़ा शासक था। जो रोम प्रदेश है, जिसके बारे में आप इतिहास में जानकारी प्राप्त करते हैं, रोम देश का बहुत बड़ा शासक था और इसने जो है आधिपत्य हासिल करने के लिए और लालच में आकर ऐसे ऐसे कार्य किए जिसके कारण पूरा रोम का साम्राज्य जो है वो पतन की ओर चला गया। तो शाही रूम को भी घमंड हुआ और उसका घमंड भी नहीं रहा। शैतान को घमंड हुआ, उसका घमंड भी चूर चूर हो गया। और रावण जैसे के घर में तो चुल्लू भर पानी देने वाला भी कोई नहीं रहा। तो ऐसे उदाहरण देकर के लेखक के बड़े भाई ने छोटे भाई को सलाह दी कि तुम भी घमंड मत करो, क्योंकि जब मेरी कक्षा में आओगे ना बेटा, तो तुम्हारे दांतों पसीने आ जाएंगे। यहाँ मुहावरेदार भाषा है बेटा जी। यहाँ उन्होंने बताया कि जब आप आगे की कक्षाओं में आओगे, यानी 5वीं से अब तुम 6ठी में आ चुके, और आगे की कक्षाओं में आओगे तो जो विषय पढ़ोगे उन विषयों से तुम्हें दांतों पसीना आ जाएगा, अर्थात तुम्हारी बहुत हालत खराब होने लगेगी। अब उन्होंने कई कई उदाहरण दिए, जैसे आपको मैंने स्क्रीन पे दे रखा है अंग्रेजी का उदाहरण। अंग्रेजी का उदाहरण तो उन्होंने पहले भी दिया कि अंग्रेजी पढ़ना आसान नहीं है। दूसरा उदाहरण दिया उन्होंने इतिहास का। इतिहास के बारे में क्या कहते हैं? इतिहास में 8 हेनरी हो गए। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, यह याद कर लेना आसान नहीं है। हेनरी 7वें की जगह अगर हेनरी 8वां लिख दिया तो समझ लो सारे नंबर गायब, सफा चट, शून्य भी नहीं मिलेगा, जीरो भी नहीं मिलेगा। यहाँ सिफर एक वर्ड दिया गया है, सिफर। सिफर यानी शून्य, शून्य यानी जीरो, जीरो भी नहीं मिलेगा तुम्हें। वो किस ख्याल में? इतिहास में तो दर्जन जेम्स हो गए, दर्जन विलियम्स हो गए और कोड़ियों के भाव चार्ल्स हो गए। इनका नाम याद करते करते दिमाग चक्कर खाने लगता है। एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चारुम, पंचम इस तरह से लगाते रहते थे।
इनको नाम ही नहीं सूझते थे। तो बड़ा भाई कहता है कि अगर इनको नाम के विषय में जानकारी लेनी थी तो मुझसे ही संपर्क कर लेते, अच्छे नाम तो उन्हें मैं ही सुझा देता। तो इतिहास याद करना भी आसान नहीं है। बात आती है ज्योमेट्री की। अब इस ज्योमेट्री में क्या है, उन्होंने बताया कि जिस तरह से कोई भी यहाँ पर हम शेप लेते हैं, आकृति लेते हैं, अगर आप वहां पर अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दोगे तो सारे नंबर कट गए। क्योंकि इन निर्दयी मुमतहीन का अर्थ है शिक्षक, निर्दयी जो दया नहीं करते। क्योंकि इन दया न करने वाले शिक्षकों से पूछो कि अ ब ज की जगह अ ज ब कर दिया तो क्या बात हो गई। भाई दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इनमें क्या अंतर है। लेकिन परीक्षकों को तो इसकी कोई परवाह नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि जैसा पुस्तक में लिखा है बिल्कुल वैसा का वैसा ही रट डालो, और इसी रटंत का नाम उन्होंने शिक्षा रख दिया है, जो कि उचित नहीं है। बात तो सही है। अब बात आती है हिंदी की। हिंदी की क्या है यहाँ पर नियमावली। हिंदी में कहा जाता है कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखिए जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोलो, कलम हाथ में लो और उसके नाम के आगे आगे बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है और जीवन में इसको अपनाने से संयम आ जाता है। लेकिन उसके बारे में एक ही वाक्य को बदल बदल कर 4 पन्ने भरने की क्या आवश्यकता। मैं तो इसे हिमाकत यानी समय की बर्बादी कहता हूँ। क्योंकि ये किफायत यानी समय का सदुपयोग नहीं है। एक ही विषय को लेकर 4 पन्ने रंगने पड़े तो ये बहुत बच्चों पर अत्याचार है और नहीं तो क्या। ये तो अनर्थ है। जो चीज संक्षेप में लिखने के लिए कही जा रही है उसे 4 पन्नों में लिखना उचित नहीं है, अनुचित ही है। यानी तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात है कि नहीं। तो इस तरह से बड़े भाई ने कई उदाहरणों से अपनी इस बात को लेखक के समक्ष रखा। अब धीरे धीरे बात आती है कि जैसे जैसे लेखक ने अपने अपने अलग अलग विषयों से शिक्षा की कमियों को छोटे भाई के समक्ष उजागर किया, तो छोटा भाई उसके इस पूरे निर्देश से बहुत ऊब चुका था। उसने यही सोचा कब इनका उपदेश खत्म होगा और कब मैं खेलने जाऊंगा। वापस वही, उसका तो वही क्रम, खेलने जाता और वापस रात को आता, खाना खाता और सो जाता। वापस से सुबह वही उठना, खेलना, खाना, स्कूल का काम वापस। हाँ इतना जरूर है कि पढ़ाई इतनी जरूर कर लेता था कि कोई शिक्षक उसे डांटे नहीं, कक्षा में उसकी हंसी ना उड़े, इतना अपना काम वो कर लेता था। लीजिए जी, अगले साल फिर इम्तिहान हुए और इम्तिहानों में लेखक के बड़े भाई फिर से फेल हो गए और लेखक जो है वो वापस से न केवल पास हुआ बल्कि अपनी कक्षा में प्रथम भी आया। अब तो उसे पूरी आजादी मिल गई। अब उसको लगा कि बड़ा भाई अगर अब कुछ कहेगा तो मैं उसे तुरंत जवाब दे दूंगा कि भाई पूरे दिन पढ़ाई में खून जलाकर तुम्हें क्या हासिल हुआ, मिली तो तुम्हें असफलता ही। तो क्यों ना मैं खेल भी खेलता हूँ और कक्षा में अपने अव्वल भी आके दिखाता हूँ। तो तुम अब मुझे कुछ भी नहीं कह सकते। अब मैं तुम्हारे बराबर आने वाला हूँ और अगले साल एक ही कक्षा का अंतर है जिसे पाट कर मैं तुम्हारे बराबर आ जाऊंगा। उसके मन में ईश्वर के प्रति ये प्रार्थना थी कि हे ईश्वर ऐसा हो अगले साल भी इसी तरह का परिणाम आए, बड़े भाई असफल रह जाए और मैं सफल हो जाऊं। लेकिन जब उसने अपने बड़े भाई को इस तरह से रोते देखा तो उसका मन पिघल गया, उसके मन की सारी दुर्भावनाएं खत्म हो गई। उसे अपने पास होने का इतना खुशी का अनुभव नहीं हुआ जितने बड़े भाई के असफल रहने पर दुख का अनुभव हुआ। उसे लगा कि अगर मैं भी पास नहीं होता और बड़े भाई भी पास नहीं हुए तो कोई विशेष ग्लानि नहीं होती, लेकिन ये तो ग्लानि का विषय है। तो क्या हुआ, अब जो है बड़ा भाई जो है उसके प्रति सहिष्णुता रखने लगा।
यानी बड़ा भाई उसको कुछ भी नहीं कहता था और उसकी इसी सहिष्णुता का वो गलत फायदा उठाता। अब उसने एक नया शौक और पाल लिया, कनकौवा उड़ाने का। कनकौवा यानी पतंग उड़ाना। सारा समय पतंग में ही लगता था। क्या करते? पतंग के कणिये बांधना, कनिये बांधते हैं, कनिये बांध के मांझा देना यानी सूता लपेटना, फिर पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां करना यानी लड़ते रखना। ये सारे काम वो भाई से छिपा कर करने लगा। बड़े भाई को थोड़ा सा भी वो शक नहीं होने देना चाहता था। अब बड़ा भाई जो है उसकी इन आदतों से बड़ा परेशान हो चुका था। उसे लगा अगर इस तरह की ये कार्यविधि में लगा रहेगा तो ये अपना जो कीमती समय है उस समय को खो देगा। एक बारी क्या हुआ, इसी पतंगबाजी के चक्कर में जो छोटा भाई है वो पतंग, एक कटी हुई पतंग के पीछे भाग रहा था और इसी कटी हुई पतंग को पकड़ने के लिए जब बेतहाशा बाजारी लड़कों के साथ यानी बेकार लड़कों के साथ भागे जा रहा था, उसी समय बड़े भाई बाजार से लौट रहे थे और उसकी भेंट बड़े भाई से हो गई। और बड़े भाई ने उसे उग्र रूप से डांटना शुरू किया कि तुम कक्षा 8 में आ गए हो। कक्षा 8 में आना भी सम्मानजनक विषय है जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, इज्जत की बात है, तो अपनी पोजीशन का ख्याल करो और इस तरह के बेकार के कार्यों में समय बर्बाद मत करो। तुम्हारे जैसे 8वीं कक्षा में आए हुए लोग जो है अच्छे अच्छे राजनेता, डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट के पदों पर आसीन हो चुके हैं। बड़े बड़े विद्वान भी उनकी बातों को सुनते हैं। तो इस तरह से तुम ये समझते हो कि तुम मेरे बराबर आ चुके हो या मेरे से आगे चले जाओगे, तो तुम्हें कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, ऐसा गलत है। क्योंकि किताब की शिक्षा की बजाय अनुभव की शिक्षा मुझे तुमसे ज्यादा है। मेरे और तुम में 5 साल का अंतर है जिसे तो खुदा भी दूर नहीं कर सकता। इसलिए मेरी बात मानो और अपनी पढ़ाई को समय दो। उन्होंने अपनी माता का, अपने पिता का और उन्हीं के अंग्रेजी के जो प्राध्यापक थे उनकी माँ का इस तरह का उदाहरण देकर बताया कि बड़े बुजुर्गों को कौन सी शिक्षा मिली थी। वो किसी विद्यालय में थोड़ी गए थे, किसी तरह की किताबें उन्होंने थोड़ी पढ़ी थी, पर फिर भी उनको अनुभव की शिक्षा है। उनका अनुभव इतना महान है कि हम भी जब कोई कार्य करते हैं तो उनसे किसी न किसी तरह से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। इसलिए मेरी बात मानो और अपने पोजीशन का ख्याल करो। तो बड़ा छोटा भाई जो है अपने भाई की इस बातों को सुनकर उसके सामने नतमस्तक हो गया। उसे लगा कि भाई की डांट ही है जिसकी वजह से आज तक वो अपनी कक्षा में अव्वल आया है। अतः वह अपने भाई के लिए और ज्यादा सम्मानजनक स्थिति में उनके प्रति आदर भाव से गदगद हो गया और ये मानने लगा कि बड़े भाई के प्रति आज उसे यह आभास हुआ कि बड़े भाई के कारण ही वो अपनी सारी कक्षाओं में अव्वल आया है और अब वह अपने बड़े भाई का कहना मानेगा। तो ये था बेटा आज का पूरा कहानी का विषय जो आपके सामने उद्धृत किया गया। ठीक है, मुझे लगता है बच्चों को ये कहानी अच्छे से समझ आई होगी। जहाँ भी कोई दिक्कत रही है